काथी चले तोरा मन में संवरिया हो, काथी चले तोरा मन में संवरिया हो। इसके बाद ढोलक स्टार्ट है। हटे हटावले ना हटे नजरिया हो, जन मारे जान हो मरून कलर सरिया, मन करे कासली ही भरिया कवरिया हो, जन मारे जान हो मरून कलर सरिया। ए बोली में सबसे ज़्यादा मीठ बोली बा। हम चाहता नहीं कि इस जिंदगी में भोजपुरी बोली के संविधान की 8वीं सूची में स्थान मिले के बाद भोजपुरी भाषा में तब्दील हो के जो माहौल बा उस रंग में रंग के हम इस दुनिया से विदा लें। ना हमसे भंगिया हो, ना हमसे भंगिया पिसाइए, गणेश के पापा हो नहीं हर जात बानी, दुखाला कोमल हमर कलाइए, गणेश के पापा सच कही बात मानी। भंगिया धतुरवा रौर हमसे ना पिसाई, बसहा के डोरी धोके घूमल न जाई, काहे करे नी अखिया हो, काहे करे नी अखिया लाल, गणेश के पापा काहे खिसियात बानी। विस्पर जो कंपनी है ना, उनको बंद करना चाहिए। मैं तो ये बोलूँगी, कभी बात नहीं होती, आज बात निकल। और तमाम तरह की जो फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट ये है वो सपोर्ट करेंगे मुझे। विस्पर मतलब क्या है ना? क्यों मैं विस्पर करूँ कि एक ऐसा प्राकृतिक जिसके वजह से मैं माँ बनती हूँ, जिस मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा तो आप माँ नहीं बन सकते हैं, और उसके चलते मैं विस्पर करूं कि मैं चुप रहूं। कहे सूरजा देवा भैले भीनु सारावा, और अघ के हो बेरवा पूजन के रे बेरवा हो, बराती पुकारे देवा दुनो कारा जोरवा, और अघ के रे बेरवा पूजन के रे बेरवा हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनकी यात्रा भूपेन हजारिका जी से शुरू होती है और भिखारी ठाकुर पर खत्म होती है। असम, बिहार और उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों की समन्वय कल्पना पटवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इतनी लंबी यात्रा, अलग अलग गाने को आपने जनता के बीच में रखा, लेकिन उसके बाद गंगा स्नान, इसके पीछे की क्या कहानी है? गंगा स्नान एक पड़ाव है मेरे लिए, और जैसे आपने मेरी मन की बात आपने खुद कह दी कि जी हाँ, मैं भूपेन हजारिका जी की धरती से हूँ, और अलग अलग म्यूज़िकल इंटरप्रिटेशंस को गाई। वहाँ पाश्चात्य शैली से लेके स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्म से लेके अलग अलग क्षेत्र की लोक गायन, असम के अंदर ही एक्चुअली अलग अलग आदिवासियों की समूह भी है असम। तो असम की इन इटसेल्फ इज़ लाइक अ मिनी इंडिया असम। तो मैं समझती हूँ कि बोडो, देवरी, तमाम बोलियों को गाने के बाद जब मुंबई तक पहुँची तो बृहद भारतवर्ष जो सामने आया, तो राजस्थानी, ओडिया, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस सब होते हुए भोजपुरी में अचानक मुझे ख्याति प्राप्त हुई, और भोजपुरी गायिका कल्पना में जैसे तब्दील हो गई। और उसके बाद लगातार पिछले 22 सालों से भोजपुरी को अब तो मैं अभी भी मैं पूरा गा नहीं पाई एक्चुअली। मतलब अभी भी मैं जैसे बहुत सारी ऐसी जैसे चैता और बहुत सारी ऐसी प्रथा विधा है जो अब तक मैं टच भी नहीं की। तो एक जन्म मैं समझती हूँ कोई भी एक कल्चर को गाने के लिए कम है एक्चुअली, बट फिर भी बहुत ही खूबसूरत यात्रा रहा। 2001 में आप मुंबई का रुख करती हैं, उसके बाद जो है 2002 में आपकी भोजपुरी में एंट्री होती है। उसके बाद जो लड़की भोजपुरी भाषा को जानती भी नहीं थी
वो भोजपुरी रंग कैसे चढ़ता जाता है? उसको मैं इस तरह से देखती हूँ एक्चुअली, जैसे आप हमारे यहाँ एक लड़की बेटी एक जो है वो एक अलग घर में पलती बढ़ती है, पूरे संस्कार में दिया जाता है, सब कुछ, ज़िंदगी अलग होती है। अचानक विवाह या शादी के बाद आप नए घर में जाते हो जिस घर के बारे में आपको कोई नॉलेज ही नहीं है, तो मेरे लिए वो कल्चरली इट्स सेम लाइक दैट ओनली, कि आप नए कल्चर में आप पदार्पण करते हो और आपको कुछ पता नहीं घर के परिजन में कौन कैसे है, और उसको समझते समझते आप निभाने की प्रयास करते हैं, और ऐसा एक समय आता है कि अर्थी भी आपका उस बेटी का उस घर से निकलता है जिस घर से कोई नाता ही नहीं था। सो इट्स सेम मेरे लिए कि असम और पूर्वांचल को मैं उसी तरह से देखती हूँ। अर्थी की आपने बात की, जो है इस वीडियो में आपके मैंने देखा कि एकदम काशी के रंग में आप रंगी हुई नज़र आती हैं, और गंगा का घाट, तो कैसा अनुभव रहा ये? काशी का रंग छोटा हो जाएगा एक्चुअली। मैं समझती हूँ गंगा स्नान जो है वो जो मोक्षदायिनी तो उनको कहा जाता है। यहाँ सिर्फ जीवन काल की बात नहीं होती है, जीवन भी है, और मृत्यु सज्जा में जब आप होते हैं उस समय भी आप गंगा जल की प्यास में हो, वो जो आत्मा है अंदर, और मृत्यु के बाद भी आपके शरीर को गंगा स्नान कराया जाता है। तो उसी को दर्शाने की हम लोगों ने इसलिए कोशिश किया। आई डोंट नो हम लोग कितने सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन कोशिश यही रही कि सिर्फ जीवन काल की गंगा स्नान महाकुंभ की बात नहीं है, ये मृत्यु के बाद की भी महाकुंभ है जो गंगा स्नान है। और बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा गया है। भिखारी ठाकुर जी जो कि भोजपुरी के शेक्सपियर कहा जाता है, उनकी रचना है। लुई बैंक्स जैसे लेजेंड जो हमारे जैज़ पियानिस्ट थे इंडिया के, खुद वो 80 साल के करीब के अभी एक सीनियर आर्टिस्ट है। तो ये जो बड़ा बड़ा लेजेंडरी नाम है, भिखारी ठाकुर, लुई बैंक्स, और उसको जोड़ती हुई कल्पना, तो अपने आप को मैं कहीं ना कहीं उनके प्रभाव से प्रभावित होती हुई पाई, और मेरे लिए एक अचीवमेंट जैसा है। मैं भोजपुरी की तरफ देखता हूँ तो नज़र आते हैं बड़े बड़े सितारे, लेकिन आप असम से आई और यहाँ पे जो है आकर भिखारी ठाकुर के जो लोकगीत थे, जो उनकी रचनाएं थे, उसको आप आगे बढ़ाती हुई नज़र आती हैं, जबकि वो बड़े बड़े चेहरे जो है उसको आगे बढ़ाते हुए उतना उस स्तर तक नज़र नहीं आते हैं। इसके पीछे क्या कहानी है? दूसरों के बारे में मैं कैसे बात कर सकती हूँ? मेरे बारे में मैं ये बोलूँगी ना, जो मैंने शुरू में बोला कि मैं भूपेन हजारिका के जो आवाज़ है, आप कितना जानते हैं आई डोंट नो। भूपेन हजारिका जी ने मैंने बार बार कहा कि वो शोषित वर्ग की आवाज़ बने। उन्होंने मनोरंजन के दृष्टिकोण से संगीत नहीं किया कि कितना व्यूज़ हो जाएगा, कितना हिट हो जाएगा मेरा गाना, वो नियत ही नहीं था। एक आर्ट और कल्चर एक सोसाइटी की प्रतिफलन होता है ना, तो उनसे प्रेरित, जब मैं बोलती हूँ कि मैं उनसे प्रेरित हूँ, तब फिर आप ग्लैमर के पीछे नहीं हो सकते ना। ग्लैमर को मैं भी चख के आई हूँ, लेकिन ये मुझे पता है कि वो एक क्षण था। आगे मुझे भी जो हम बोला कि आपने अर्थी की बात कही, गंगा स्नान में जो अच्छा से दिखाया गया, तो वो भी एक सत्य है। उस सत्य को भूलना नहीं चाहिए इंसान को स्टारडम के नशे में। स्टारडम का नशा, तो 2002 में आपको जो स्टारडम मिला भोजपुरी में, फिर जो है गणेश का पापा आपने जो गाना गाया, उसके बाद और भी ज़्यादा आप चर्चित हुई, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि शब्द तो आपको समझ में आते नहीं थे, आपने कहा कि जो है प्रसंग समझ में आ जाता था गीतों। थोड़ा बहुत मैं पूछती थी कि मूड कैसा रहेगा गाने का, जैसे मुझे गाना है तो मूड कैसा होना चाहिए, एक्सप्रेशन मेरे कैसे होने चाहिए, तो उतना तो मैं पूछूंगी, लेकिन ऑफ कोर्स एग्जैक्टली शब्द नहीं समझ में आता था। लेकिन वो ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं कभी आसाम से चल के मैं मुंबई चलूँ और भोजपुरी गाने लगूँ, वो मैंने कभी नहीं सोचा था। और ऐसा हुआ, शायद मेरा ये भाग्य था, ये डेस्टिनी था, और उसको स्वीकारा अच्छा से। शब्द नहीं समझ में आते थे, लेकिन शब्दों का उच्चारण आप बखूबी कर लेती थी। टेक्निकली मैं बहुत ऑब्जर्व करती हूँ, आज भी करती हूँ। आज भी मैं जैसे कहाँ जा रही हूँ, कहाँ गाने जा रही हूँ, और उस मंच का विषय क्या है,
मैं अगर एक मान लीजिए कि सूफ़ी एक एलिमेंट है, सूफ़ी का माहौल है, मैं उनसे पूछूंगी कि क्या नहीं गा सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या गा सकते हो वो है, क्या नहीं गाना चाहिए उस मंच पे, क्योंकि एक विचारधारा है ना। बिल्कुल। उस विचारधारा के अगेंस्ट में अगर मैं बात करूँ मैं फिर मैं बेवकूफ़ नज़र आऊँगी। तो मैं समझती हूँ कि शब्दों के उच्चारण हो, गाने की भाव क्या होगा, उस पे हर किसी को, अगर इफ़ यू आर इनटू प्लेबैक सिंगिंग वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किस उम्र के चरित्र को गा रहे हो, तो ये सब ध्यान रहा। तो मैं चाहूँगा कि गणेश के पापा जो है 2 लाइन आप गुनगुनाएं। गणेश के पापा भी भक्ति है, लेकिन फिर भी एक पॉप कल्चर की भक्ति है। हाँ, मतलब वो एकदम वो बली आपको आध्यात्म का दृष्टिकोण से नहीं बनाया गया उसको, मास को देखते हुए लिखा गया। विनय जी ने लिखा, विनय बिहारी जी ने। ना हमसे भंगिया हो, ना हमसे भंगिया पिसाइए, गणेश के पापा हो नहीं हर जात बानी, दुखाला कोमल हमर कलाइए, गणेश के पापा सच कही बात मानी, भंगिया धतुरवा रउर हमसे ना पिसाई, बसहा के डोरी धोके घूमल न जाई, काहे करे नी अखिया हो, काहे करे नी अखिया लाल गणेश के पापा, काहे खिसियात बानी। वाह, क्या बात है। तो जिस तरीके से इस गाने को आपने पेश किया, उसके बाद जो है महाकुंभ है आपके सामने, तो क्या समय देखकर जो है इस गाने को लॉन्च करने का प्लान था? नहीं, वो खुद ब खुद हुआ एक्चुअली, और हम लगातार 7 साल से हम लोगों ने इस पे काम करते रहे। ऑडियो तो पहले ही हो गया था, लेकिन विजुअल्स में थोड़ा सा एक बार बीच में दिक्कत आया, हार्ड डिस्क में सब कुछ डिलीट हो गया था, और दोबारा हम लोगों ने शूट किया वापस बनारस जाके। और बीच में फिर एक साल 2 साल कोरोना काल आया और बहुत कुछ उलट पुलट हुआ। लेकिन ये प्लान नहीं था कि महाकुंभ के अवसर पे 2025 में ये रिलीज़ करना है, और मैं समझती हूँ इससे बेहतर और खूबसूरत मौका हो ही नहीं सकता कि 144 साल बाद ये इस बार महाकुंभ है, और ये दोबारा 144 साल बाद आएगा, ये जो इस बार का क्षण है। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि एक दैविक आशीर्वाद जैसा लग रहा है कि इसी समय रिलीज़ होना था। बिल्कुल। गंगा स्नान की बात हुई है, गंगा स्तुति की भी बात होगी। जापान के प्रधानमंत्री जब आने वाले थे उस समय आपने जो है गंगा स्तुति की थी, जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हुई। अब वो नहीं रहे जापान के प्रधानमंत्री, उन्हीं को शायद कोई मॉल में फिर उनका ये हुआ ना, मारा गया उनको तब। लेकिन माननीय मोदी जी भी थे, और काशी में वो अनुष्ठान हुआ, और यही गंगा स्नान की पहले 2 पंक्तियों को मैं गाई, अब जो रिलीज़ हुआ है। अच्छा। हाँ, और वो भी बहुत अच्छा अच्छा लगा कि अपने कल्चर को दूसरे एक देश के समक्ष गाने का एक अवसर मिला मुझे। जी, वहीं से इसकी यात्रा शुरू हो चुकी? नहीं, वहीं से नहीं, उससे और पहले से। अच्छा जी, 2008 के करीब जब सूर्य संग्राम बोल के अनुष्ठान आया था, उस पर मैं मंच के उस पार नहीं थी, मंच के इस पार थी, मतलब मैं जजेस की भूमिका में थी और तमाम लड़कियां आ रही थी। एक बात की खुशी थी कि मैं जिस समय आई थी 2002-3 में, अच्छे घर की लड़कियां आती नहीं थी गाने के लिए, जैसे एक श्रापित सा प्रोफेशन है। और इस बार लड़कियां तो बहुत थी, लेकिन ज़्यादातर लड़कियों को मैंने मेरे जो आइटम सॉन्ग्स के जो ग्लैमर वाले सॉन्ग्स हैं ना, उसी में मैंने उन लोगों को पाया। तो फिर मुझे लगा कि मैं तो ये अपने आप को देख रही हूँ, तो क्या मैं आगामी वर्षों में अपने आप को ऐसे देखना चाहती हूँ? इसका मतलब परिवर्तन वहाँ नहीं, परिवर्तन इधर करना होगा। तो फिर मुझे 2008 से लेकर 12 तक द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर की तैयारी करने में गया। 12 में इंटरनेशनली रिलीज होता है द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर, और उसके बाद और प्रयास मेरी जारी रहती है कि भिखारी ठाकुर की अगला कौन सा रचना मैं और ब्रॉडर वे में, मतलब
एक ठेठ अंदाज में नहीं, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में कैसे उसको लाया जाए, ग्लोबल मार्केट में कैसे लाया जाए। तो इसलिए इसको फ्यूजन स्टाइल में हम लोगों ने किया। सुर संग्राम का आपने जिक्र कर दिया। जब सुर संग्राम शुरू हुआ था तो पूरे गांव-गांव में यूपी बिहार के जो है कई गांव में बड़ा चर्चा जोर शोर से था, क्योंकि उस समय ये इतना डिजिटल वाला माहौल नहीं था, तो टीवियों पे भीड़ लगी रहती थी। और उस समय जो है उसी से कई सिंगर निकले, मोहन राठौर से लेकर तमाम कई सिंगर। लेकिन अब जो है वो नज़र नहीं आता है, और उनके गाने भी अलग थे। जो ये आरोप एक थोप दिया जाता है भोजपुरी पे अश्लीलता का, तो क्या कारण था फिर बाद में जो है कंटिन्यू भी नहीं हो पाया? वो एआई का ज़माना है अभी, अब एवरीथिंग छोटे से चिप में सब कुछ आ गया है ना अभी। तो उसका असर तो हर इंडस्ट्री में दिखा है, वो तो भोजपुरी में भी दिखा। तो अच्छी बात यह है कि यूट्यूब की जो अभी एक चलन है, इंडस्ट्री है, उसमें छोटे गांव के आर्टिस्टों को भी अपना एक फ्रीडम मिला कि आप जो भी गाओ, आप आज एक कैमरा उठा के बोल सकती हो। उसका फ़ायदा बहुत लोगों ने उठाया। उसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है कि क्वालिटी मेंटेन हुआ क्या, किस तरह के आप एक दूसरे की जाति के नाम पे गाली दे के आप गाना बना रहे हो। और तो दो साइड है इसका। आपको वो बोलते हैं ना कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, क्योंकि पावर मिलते ही आप राक्षस बनने में देर नहीं लगेगी। आपको पावर तो मिल गया, अब उपयोग कैसे करें, तो उसके लिए शिक्षा की आवश्यकता है। जब आर्टिस्ट शिक्षित नहीं होंगे तो एक पूरे कल्चर को वो नरक तुल्य भी कर सकता है। बिल्कुल। क्या आपको ऐसा भी लगता है कि भोजपुरी के साथ अश्लीलता को कहीं कहीं जबरदस्ती भी जोड़ दिया जाता है? मैं इसमें ज़्यादा अभी, क्योंकि मैं भी शुरू से ही इस सवाल से मैं भी बहुत बार मेरे सामने हर बार आता है। ऐसा कोई भी भोजपुरी या इंटरव्यू नहीं होगा जहाँ पे ये शब्द नहीं आता है। तो आई थिंक अपने आप में बहुत नकारात्मक सा एनर्जी है। और मुझे जहाँ पहुँचना है भोजपुरी के साथ, वहाँ पहुँचने के लिए तमाम इन सब बातों को इग्नोर करके चलना होगा, क्योंकि पास्ट के बारे में बहुत बात करके फ़ायदा नहीं है। आगे कहाँ जाना है इसके बारे में प्लानिंग करना होगा। तो कौन क्या कर रहे हैं, जिनको जितना आएगा उतना ही तो करेंगे वो। अब भिखारी ठाकुर अब जो बोलेंगे कि तमाम जो स्टार्स है वो लोग भिखारी ठाकुर को गाते हुए नजर, अगर उनको गाना आएगा भिखारी ठाकुर तब तो गाएंगे। उनको पता भी नहीं, वो क्या सिखाएंगे दूसरों को? पहले मुझे तो सीखना पड़ेगा। जब मुझे कुछ पता नहीं, मैं क्या दूसरों को एडवाइस दूंगी? वो विधा भी अब नजर नहीं आती है, ऑटो ट्यून्स का जमाना आ गया। ना, ऑटो ट्यून तो एक वॉइस को, एक आप बेसुरे हैं या फिर एक कभी कभी एक टोन करने के लिए आप यूज़ करें, तो वो तो एक अभिशाप है भोजपुरी इंडस्ट्री को, अभी की इंडस्ट्री को। लेकिन विधा की जहाँ तक बात है, ऐसा नहीं है। तमाम अलग अलग राज्यों की फोक म्यूज़िक की बहुत ज़्यादा डिमांड है, वर्ल्ड वाइड डिमांड है। ऐसा तो नहीं है ना कि अभी मैं बहुत फोक गा रही हूँ। मैं ज़्यादा पहले पॉप और भोजपुरी जो फिल्म की ज़्यादा गा रही हूँ, लेकिन तब की लोग बोलते हैं, मुझे बोलते हैं कि कल्पना जी ने गा लिया अपने समय में, कमाई की बात बोलते हैं मुझे। मैं उनको बोलना चाहती हूँ, तब से 10 गुना ज़्यादा अभी मतलब कमाई की अगर बात करें आप लोग, तो ये बोल के भटकाइए मत। कमाई अब ज़्यादा है। अच्छा। और फोक गा के हैं, भिखारी ठाकुर जी को गा के हैं, कबीर साहब जी को गा के हैं, तमाम जो हमारे भक्ति की जो भी रचनाएं हैं, छठ है, तो आपको ब्रांडिंग करना आना होगा। जब रामायण कॉन्क्लेव हो रहा है, एक तरह से ब्रांडिंग नहीं हो रही, नए भारतवर्ष की एक ब्रांडिंग हो रही है ना स्पिरिचुअली। तो यहाँ भी गंगा स्नान की मुझे ब्रांडिंग करना आना होगा ना। तो आई थिंक ऐसा नहीं है कि आप सेंसुअस नंबर्स या प्यार मोहब्बत के गाने गाएंगे तभी आपकी कमाई ज़्यादा होती है। बहुत भक्ति गाना गा के सबसे ज़्यादा कमाई होती है, मैं तो ये बोलूँगी। बिल्कुल। आपने भिखारी ठाकुर का फिर जिक्र किया, मैं चाहूँगा कि 2 लाइन जो है उनके अंदाज में आप। उनको तो मैंने सुना नहीं, मैंने बाकी रामा गया राम जी को सुना। रामा गया राम जी इस ये में फिल्म में है, और उनके अंदाज से मैं गा सकती हूँ जो मैं गाई हूँ, और मैं चाहूँगी आप लोग ज़रूर दिखाएं वीडियो को। रखिहा चाराना का सरान ए मोर गंगा जी हो, कुछ न कइले बरत बानी पराधन हरत ए मोर गंगा जी हो, सब कुछ बगदल
बारहन ए मोर गंगा जी हो, रखी हो चरण का शरण ए मोर गंगा जी हो। वाह, क्या बात है। तो अभी आपने जो है छठ का भी जिक्र किया था। जब आप इधर के साइड आई यानी कि भोजपुरी में, तो छठ कल्चर बिहार में आपने देखा होगा। तो फिर कैसे आप छठ से जुड़ी, क्योंकि आपकी कई सारे गाने ऐसे हैं बिना उन गानों के गुनगुनाए या बजे हुए छठ का पर्व पूरा नहीं होता है। मैं शुरू में मेरे लिए नया ये मतलब बात था कि नाक से सिंदूर लेके, कभी मैंने नाक से सुहागन को माथे तक सिंदूर लेते हुए ऐसे इस रूप में नहीं देखा था, असम में नहीं देखा था। तो मैं पूछी थी कि ये ऐसा क्यों करते हैं, शूटिंग में पूछती थी, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ नया था ना, तो जानने की इच्छा थी ये ऐसा क्यों है। और फिर जब पता लगा, धीरे धीरे मैं भी मैच्योर हूँ, मैं भी तब 20-22 साल की थी ना, तो वो मेरे साथ भोजपुरी भी आगे, मतलब मैंने भी जिया इस भोजपुरी को, मैच्योरिटी अपने आप के अंदर पाई। तो अब जब मैं देखती हूँ कि सन गॉड जो है, वो सेलिब्रेशन है, और उनको एक थैंक्स गिविंग, अर्घ्य जो होता है वो एक थैंक्स गिविंग होता है। और एकमात्र जो मूर्त भगवान है सूरज भगवान है, और भारतवर्ष में बिहार में बहुत पूर्वांचल में मनाया जाता है एकमात्र। तो आशीर्वाद स्वरूप है बिहार के लिए छठ की पूजन। और बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि अगर छठ पूजन के गीतों के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है, मेरा जीवन तो धन्य हो गया। बिल्कुल, आप लोग के गीतों के माध्यम से ही छठ महापर्व जो है उत्तर भारत समेत भारत के कोने कोने तक पहुंच रहा है। बिहार की ये बहुत अच्छी बात क्या है पता है, छठ में भी प्री वैदिक एरा, मतलब वैदिक काल, प्राग वैदिक एरा से पूजन ये होता होगा, क्योंकि मंत्र की जो बात है, संस्कृत में मंत्र उच्चारण की बात है, वो वैदिक एरा से रिलेटेड है। और मुझे लगता है ये प्रकृति की पूजन है, इसलिए इस पे कोई मंत्र उच्चारण नहीं होता है। यहाँ लोक गायन ही मंत्र है। छठ में ध्यान दीजिएगा, यहाँ लोक गायन ही मंत्र है, कोई पंडित जी की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हर कोई एक साथ एक घाट में पूजा कर रहे हैं। तो इससे बड़ा डायरेक्ट आपका जो कनेक्शन है, ये बहुत बड़ा मैसेज है फिलहाल के भारतवर्ष के लिए भी, कि आप डायरेक्ट उनसे कनेक्ट हो रहे हैं प्रकृति के मार्फत। नदी को पूजा जा रहा है, प्रकृति को पूजा जा रहा है। आज सौर ऊर्जा की बात हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है। तो जीता जागता उदाहरण तो छठ पूजन है। तो मैं समझती हूँ कि बहुत पुराने प्राचीन काल से शायद ये पूजन हो रही होगी। ना कोई भेदभाव है नहीं है। डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देना है। क्योंकि सूर्य उग रहा है कि डूब रहा है, वो तो हम इस ग्रह में बैठ के देख रहे हैं। मान लीजिए 2 क्षण के लिए आप स्पेस से बाहर चले जाइए, आप स्पेस में हैं, तो वहाँ सूरज है, वहाँ शनि ग्रह है, वहाँ पृथ्वी है, वहाँ मंगल है। वहाँ कहाँ सूरज उग रहा है, कहाँ सूरज डूब रहा है? सूरज तो एक ही जगह है ना। पृथ्वी अपने आप में जो भी साइंटिफिकली जो एक्सप्लेनेशन होगा, तो आई थिंक एक स्टेप आगे होके बिहारी जो कल्चर है उसको समझ पाए। और उगता हुआ डूबता हुआ एक ही है। शायद काशी में जन्म और मृत्यु एक है। सौर ऊर्जा की भी आपने बात की, उसके लिए भी आपने कदम उठाया था। हाल ही में मेरी ये कोशिश रही कि वो जो मैंने ब्रांडिंग की बात की ना आपको, कि मेरे पास जो भी प्रोडक्ट है, एक चिंतन है, उसको मैं और ग्लोबली और बड़ा कैसे बना के पेश करूं। छठ है, पूजन है, सूर्य पूजन है। अब मेरे बेटे जो है, मेरे जो बच्चों की जो सिलेबस है, उस पर जब ग्लोबल वार्मिंग की बात है, मैं वहाँ तक साइंटिफिकली एक्सप्लेन करके छठ को कैसे पहुँचाऊँ। तो मुझे लगा कि सूर्य पूजन की जो कल्चर है, उसको, छठ को सौर ऊर्जा के साथ, ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है अभी, तो उसको कनेक्ट करता हुआ एक प्रोजेक्ट है सौर ऊर्जा। और मैं चाहूँगी कभी महाकुंभ के बाद सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट को लेके भी एक बातचीत आपके साथ करूँ। बिल्कुल बिल्कुल बातचीत होगी। और छठ का आपने जिक्र किया, तो अब तक आपने कई गानों को गाया होगा, जो आपको सबसे पसंद आता हो वो गाना जो है एक बार। मेरा कौन सा पसंदीदा गीत है ये बहुत बोलना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि सुनने का ही टाइम नहीं मिलता है। मीन्स आप गा के आते हैं और दोबारा बहुत बार होता है कि गाना अगर हिट हो गया
तो फिर आप मंच पे गाने के लिए आपको सुनना पड़ता है, क्योंकि गाना है अभी मंच पे, और गाना अगर नहीं चला तब तो वो उसका कहानी उधर ही खत्म हो गया है। तो छठ में बहुत सारे गीतों को मैं गाई। हिंदू और मुसलमान दोनों ही छठ करते हैं बिहार में। बिहार एक्चुअली कई मायनों में महान है अभी भी, और उसको दर्शाते हुए हम लोगों ने किया था। उसमें मैं गाई थी, मुझे बहुत अभी शब्द याद नहीं है। उगा है सूरज देवा भैले भीनु सारावा, और अघ के हो बेरवा पूजन के रे बेरवा हो। बराती पुकारे देवा दुनो करा जोरवा, और अघ के रे बेरवा पूजन के रे बेरवा हो। और इस बार उसको भी हम लोगों ने थोड़ा सा फ्यूजन अंदाज में प्रस्तुत किया था। डुडुक बोल के एक साउंड को यूज़ किया गया था इंडियन फ्लूट के साथ। एक डुडुक बोल के साउंड का यूज़ किया गया। मैं अभी मे बी वो आर्मेनियन साउंड है, उसके बारे में बहुत मुझे अभी जानकारी नहीं है, गलत नहीं बोलना चाहूँगी। बट टेक्निकली ये कोशिश हर आर्टिस्ट को रहना चाहिए, मुझे भी है, इफ़ पॉसिबल अलग अलग विश्व के प्राण के जो साउंड्स है, फोक साउंड, वो एक दूसरे के म्यूजिक में जब अप्लाई होगा ना तो वो नया साउंड करेगा हमेशा। बिल्कुल। तो ये सब प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग तो आप लगातार कर रही हैं, लेकिन जो वो दौर गुजरा है उस दौर में स्टेज शो भी होते थे, वो प्रोग्राम भी होते थे, जिसमें अब बहुत बदलाव भी देखने को मिलता है। उस समय तो गोलियां भी चल जाती थी तमाम हंगामे होते थे। तो कोई ऐसा किस्सा जिसमें बड़ा मजा भी आया हो, डर भी लगा हो? बहुत बार बहुत कुछ किस्सा मैं बोल नहीं पाया, आज एक याद आया, मैं वो बोलना चाहूँगी। मैं बलिया से आ रही थी, ट्रेन से आ रही थी, आरा होते हुए मैं जा रही थी पटना तक, और कार्यक्रम ख़त्म करके हम लोग आ रहे थे। अचानक मतलब तब मुझे बहुत मतलब ट्रेन में सफ़र भी करती हूँ तो थोड़ा सा मतलब जो आसपास रहते हैं थे, तो क्योंकि एक स्टारडम का एक हाइट का समय होता है, कार्य तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन एक होता है ना कि पहला 2 साल आपका एकदम हाइप्ड रहता है, आप नए नए आए हो, आपको देखने की इच्छा, लोगों में उत्सुकता ज़्यादा होती है, उस समय की बात बोली। खासकर यूपी बिहार में बहुत भीड़ लगती है। हाँ, तो क्या हुआ, ट्रेन में सब लोग, बच्चे लोग, जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों का एग्ज़ाम था, होता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कुछ था, तो बहुत स्टूडेंट्स, बहुत ट्रेन भरा हुआ, किसी को लेकिन पता नहीं, किसी को कुछ ये नहीं है। अचानक कुछ किसी को ये हो गया कि मैं वहाँ पे हूँ उस ट्रेन में, और जो मेरे चैम्बर है, बॉगी है, उसमें तो पता है, उसे चलते 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 आगे तक पता जब लग गया, पूरा स्टूडेंट्स है ट्रेन में। लास्ट में स्टाफ आके मुझे, मतलब ट्रेन के स्टाफ आके मुझे बोले, मतलब ट्रेन को रोक दिया गया, ट्रेन को जाने नहीं दे रहे हैं, मुझे एक बार बाहर निकलना है, मुझे एक बार देखना है एक बार, ठीक है। फिर वो लोग आए और मुझे बाहर जाना पड़ा ट्रेन से, ये से सब लोग नीचे जमा थे और ट्रेन को उन लोगों ने रोक दिया, और वो किस्सा मुझे अभी भी याद है। ऐसे बहुत सारे अनुभव हुआ। जहाँ तक बंदूक की बात है, हर प्रोग्राम में बंदूक चलता था उस समय की जो बात है, 2003-4 की बात है, क्योंकि गांव देहात में ज़्यादा जा रही थी मैं। लाखों की भीड़, और बस मंच पे भी उतने ही लोग होते थे। एक होता है ना प्रोफेशनली, मंच पे कोई नहीं होगा, सिर्फ आर्टिस्ट होगा, नहीं नहीं नहीं, बिहार में ये माहौल नहीं था। मंच पे उतने लोग बैठे हुए हैं, फिर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो दबंग नेता है वो लाठी लेके जाते थे, मार के गए करेंगे चुपचाप, मतलब उस उनके अंदाज में। और ये सब देख के दूर से मुझे पीछे से ना, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं फिल्म देख रही हूँ। मैं भी एक किरदार हूँ, लेकिन एक मैं फिल्म भी खुद देख रही हूँ, क्योंकि आसाम से बहुत अलग था माहौल, और मैं एंजॉय कर रही थी। और ख़ासकर जो यंग बच्चे हैं, मतलब बच्चे तो नहीं बोलूँगी, जो भी नौजवान सब है, हमारे लड़कियां भी यूपी बिहार में मैं पाती हूँ ना, बहुत खुश रहते हैं। और ये जो आशीर्वाद है ना कि खुश रहो, जो बोला जाता है, अपने आप में इतना इसमें एनर्जी है एक्चुअली उसमें, और सब लोग खुश रहते हैं, चाहे घर में आपका खाना बन रहा है, नहीं बन रहा है, गरीब है, जो भी हो। मैंने एक बात देखा है, संघर्ष बहुत करते हैं हमारे, मतलब भोजपुरिया समाज के लोग, बहुत मेहनत कर सकते हैं और खुश रहने के प्रयास करते हैं। वो सीखना चाहिए पूरे देश को, एक्चुअली खुश रहते हैं, मतलब कोई भी सिचुएशन हो। और ये सब मैं मतलब बाहरी क्षेत्र से आके, मतलब मैंने क्या क्या सीखा, बहुत कुछ पाया। बहुत सारे ऐसे फैंस रहे
जो फैन नहीं, आज मेरे उनमें उन लोगों को माँ या चाचा बोल के मैं बोलती हूँ, जो मेरे इतने दिल के करीब हो गए, मतलब मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, मतलब जो बहुत लोगों को पता नहीं होता है, प्राइवेट बहुत सारी बातें का जिक्र उनके साथ होता है, मतलब वो फैन रिलेशन नहीं रहा, अंदर की बात उनके सामने निकल, हाँ, तो बहुत मतलब दिल का रिश्ता जुड़ गया, आत्मीय लगाव है। कोई नहीं है लेकिन मेरे। और बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। एक वक्त ऐसा था, एक औरत की मतलब बेटी बुखार हो गया था उसको, मेडिसिन से ठीक नहीं हो रही थी, तो वो पता नहीं क्यों, शायद वो फैन थी मेरी, वो मेरे नाम ले रही थी, तो माँ ने फ़ोन किया, माँ है ना, माँ को लगा आपसे एक बार बात हो जाएगी तो उसका बुखार उतर जाएगा, एक भावना है ना, तो यहाँ संगीत कहाँ रहा फिर, ये तो जीवन हो गया। तो इस हद तक भोजपुरी है मेरे लिए, समझ रहे हैं ना, तो मेरा जान प्राण आन बान शान सब कुछ भोजपुरी है। बिल्कुल। आपने जो स्टेज शो का जिक्र किया, इसी अंदाज में, जिस अंदाज का आपने जिक्र किया था, उसी अंदाज में आनंद सिंह भी रहते हैं। हाँ जी, हाँ, आनंद सिंह से मुलाकात हुई है? हाँ मुलाकात हुई है, उनके पास भी मैं गई हूँ 2003 के आसपास ही, गौन वाले राजा जी के समय ही, और लाइन से सब लोग बंदूक लेते हुए थे, और मैं भी मतलब थोड़ी सी, मुझे बहुत पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसे लड़कियाँ नहीं बोलती या जो भी हो। आसाम में क्या है ना, मैट्रियकल सोसाइटी भी थोड़ा सा है, मतलब पुरुष प्रधान नहीं है सब कुछ। आसपास के जो राज्य है वहाँ घर की संपत्ति बेटी को मिलता है, बेटा को नहीं। दूल्हे राजा को शादी करके घर में लेके जाते हैं लड़कियाँ, ऐसे भी कम्युनिटी है। तो हम लोगों को बचपन से हम लोगों ने इस आवाज़ को उठाना सीखा है कि लड़की हो चुप रहो, ये नहीं है। तो और मैं अचानक कहाँ पहुँच गई, मैं तब करके बिहार में पहुँच गई, वहाँ का माहौल जो मुझे पता नहीं। ये भी अपने में फिल्म बना सकते हो, कॉमेडी फिल्म हो सकता है। अब मुझे आप धीरे धीरे डायरेक्टर और निर्देशक को जो है, नहीं वो नहीं बोली, मैं कैरेक्टर हूँ, मुझे पता नहीं कि ये पूरा दबंगई वाला मामला है, यहाँ बंदूक चलता है। अब मैं भी ऐसे कॉमेडी, मैं भी जिद्दी टाइप की, मुझे अगर किसी ने बोला कि ये गाइए तो गवा के दिखाओ, मुझे नहीं गाऊंगी, मैं इस टाइप की। मुझे प्यार से बोलो, मतलब आपको एक गाना है ऐसा, मतलब अगर मैं थक गई, मुझे मतलब ये आपको तो गाना ही पड़ेगा, तो गवा के दिखाओ तुम मुझे। मैं भी उस जिद्दी थी बहुत। तो अभी मुझे तो पता नहीं है क्या है बंदूक वाला मामला, जो मेरे साथ बिहार के और आर्टिस्ट थे वो लोग तो, उनको तो पता है ना, वो लोग परेशान, कल्पना जी ऐसा मत कीजिए, आप पहला 5 गाना प्लीज गाइए पहले, उसके बाद आप उतरिएगा, फिर मैं आ जाऊंगा। तो ये तमाम जो था, फिर भी लेकिन बचते बचते में ऐसा कुछ अनहोनी कभी कुछ नहीं हुआ, और प्रभु की कृपा रही, और सब लोगों ने बहुत प्यार दिया। आनंद सिंह जी का हाल ही में फ़ोन अभी आया था, और उसके बाद जो यूट्यूब में उनका मैं भाषण, मतलब ये सब देखती हूँ ना, मुझे इतना मज़ा आता है कि वो इनोसेंटली उनको जो मन में आता है, मतलब वो सीधा बोल, बेबाकी से बोलते हैं। हाँ, मतलब इनोसेंटली, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। गवनवा ले जा राजा जी, उस समय जो है हम लोग ये गुनगुनाते थे गाना, उसको गुनगुनाते गुनगुनाते जो है हम लोग बड़े हुए, और उसके बाद वो हाथे में मेहंदी मांगे से नुरवा, तो उसका भी जो है बहुत जोर शोर से चर्चा था गांव में, जो है युवाओं के बीच अलग ही क्रेज था। बहुत खूबसूरत गाना है, हाथ में मेहंदी नौटंकी है, और क्योंकि यहाँ तो पलायन है ही हमेशा, और हमेशा पतिदेव जो है, मेरे ज़्यादातर गीत में चाहे छठ हो चाहे आइटम सॉन्ग हो, हमेशा मैंने सैया जी को बाहर ही पाई मेरे गीतों में। मैक्सिमम गाने में देखिएगा कि मतलब मैं यही बोल रही हूँ कि घरे छुट्टी लेके आए बलम जी, हाँ, या छठ में हो, तो हाथ में मेहंदी में भी वही बात है कि शादी होने के एक दिन बाद ही शायद, मतलब ऐसा कोई सीन है जो शब्द है, हाथ में मेहंदी मांगे सुंदरवा बर्बादी का जरवा, मतलब बलम बाहर है, घरे कुछ दिन छुट्टी लेके रही है बलम जी, इसमें भी वही भाव है। इसको भी गुनगुनाइए 2 लाइन। इसका शब्द ऐसा है, रउआ जाए के बात सुन के कुछ रुचत नइखे, रउआ हई सामने कुछ और आम सुझत नइखे, बेचैन बानी हम चना करार मत लूटी, जवान जिंदगी के जज्बात है बुझत नइखे।
जाए नौकरी पा भी ऐसे ना, जाए नौकरी पा भी ऐसे ना, कहीं ये बलम जी घरे छुट्टी लेके औरी कुछ दिन रहिए बलम जी, घरे छुट्टी लेके औरी कुछ दिन रहिए बलम जी। क्या बात है। उस समय बिल्कुल, उस समय क्या था ना कि फ़ोन का दौर तो था ही, लेकिन कीपैड ज़्यादा चलते थे, इतना ये ऑनलाइन बातचीत वाला दौर नहीं था। तो उस समय गांव में ये भाव निकलकर सामने आता था, क्योंकि हम लोग गांव के रहने वाले हैं, तो उन सारी बातों को हम लोगों ने देखा है। जी 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 जी, बहुत खूबसूरत गाना है। मैं और मुझे ये भी इंजॉय मैंने बहुत किया ना, जैसे अभी भी जो इस दौर में मैं लास्ट फिल्म में मैं आम्रपाली जी के लिए गाई बहुत। हाँ, आम्रपाली जी का, तो उनके गीतों में भी, और वो इतना अच्छा से मेरे आवाज़ को एक्सप्रेस करती है। जैसे मन के पंछी उड़े आसमनवा कि बोले जिया पिया पिया हो, काहे छेड़ मोहे पगला पवनवा, काहे छेड़ मोहे पगला पवनवा कि बोले जिया पिया पिया हो। ये हो गया। फिर नई झुलनी के छैया बलम दो पहरिया बिताइला हो, नई झुलनी के छैया। ये हो गया। फिर वो जो तेजब वो गाना जो सॉन्ग है, क्या था वो, हमारे जिया वो डोले रे छोटी नदी, बलमुआ कैसे तेजब रे छोटी नदी। इन तमाम गीतों से ना आप भी माइक्रोफोन के सामने एक किरदार को जीते हो, किरदार को भी, और एक भाव नजर आता है। हाँ, तो मैं अपने आप में भी तो जीती हूँ उस चरित्र को जब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, गाती हूँ। तो ये मेरे लिए वो विटामिन जैसा है। आप पर्सनल लाइफ में त्रस्त हो, परेशान हो, ये घटना हो रहा है, वो हो रहा है, यहाँ जा रहे भाग रहे हो, लेकिन ये सबसे अचानक जब आप माइक के सामने आपको ऐसा सिचुएशन मिलता है जहाँ मन के पंछी उड़े आसमनवा, तो मैं भी तो उड़ गई आसमान में शब्दों के साथ, वो चेहरे का एक्सप्रेशन भी, मैं खिल रही हूँ। तो वो क्या हो ना, आपको इंजेक्ट होता है विटामिन जैसा कि आपको भी एनर्जी दिया गया। दिस इज भोजपुरिया एनर्जी। भोजपुरिया एनर्जी की तो बात हर जगह होती है, क्योंकि कहीं कोई पार्टी हो और गाना बजे, उसके बाद जो भोजपुरी बजने के साथ ही लोगों के पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। वो तो है, वो तो है। तमाम जो मतलब ठुमक वाले जो भी गाने हैं, जो भी ट्रेंडिंग रहते हैं, और बहुत सारे आर्टिस्ट भी निकल के आए हैं अभी, और ये अच्छी बात है। बिल्कुल। अमरपाली जी का आपने जिक्र किया, पिछले साल आपने गाना गाया, बड़ा रील बना, एकदम भयंकर जो है वायरल हुआ, मैरून कलर शर्ट। हाँ हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत गाना। उसमें क्या अच्छी बात है, पता टेक्निकली तो लोग नहीं सोचते ना पीछे क्या हो रहा है। ओम झा की कंपोजिशन है, उसके जो नीलकमल सिंह जी की जो पार्ट है उसमें देहातीपन है मेरे लाइंस में, लेकिन थोड़ा हिप हॉप जैसा है। मतलब हिप हॉप का जो बीट है वो भोजपुरिया नहीं है मेरे, तो उन दोनों का जो सम्मिश्रण हुआ ना, वो ऑपोजिट लगा, वो बहुत अच्छा है। जैसे मेरा टाक 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 ये बीट है, उसमें ढोलक नहीं है। देखता नहीं मीठी मीठी मुस्की तुम्हारा तारा, टुक टुकु टुक टुकु टुक टुकु ऐसे काहे निहार तारा, काथी चले तोरा मन में संवरिया हो, काथी चले तोरा मन में संवरिया हो। इसके बाद ढोलक स्टार्ट है। हटे हटावले ना हटे नजरिया हो, जन मारे जान हो मरून कलर सरिया, मन करे कासली ही भरिया कवरिया हो, जन मारे जान हो मरून कलर सरिया। फिर आहा हा हा आहा आहा, इस तरह की जो अंदाज है वो भोजपुरी में बहुत कम आया कि ये भोजपुरिया नहीं है बीट में। तो ये कहीं ना कहीं नए डायरेक्टर की तरफ से भी प्रयोग है, और कभी कभी वो खिल के नजर आता है। बिल्कुल, ये बहुत चर्चा में भी रहा, बहुत रील बने इस पे।
निरहुआ के साथ आपका कैसा कॉम्बिनेशन है? सबके साथ अच्छा बहुत तो मुलाकात अभी नहीं इसलिए हो रही है कि मैंने जैसे बोला ना कि 2017 तक बहुत ज़्यादा व्यस्त रही मुंबई में, रिकॉर्डिंग के दौरान, शूटिंग के दौरान ज़्यादा मिलना। अभी फिर हर कोई ज़िंदगी में आगे निकल गए, बहुत लोग आप लोग पॉलिटिक्स की तरफ चले गए, और फिर एक यूट्यूब इंडस्ट्री एक आया, डिजिटलाइज हुआ, चेंज हुआ, तो अब मुलाकात सबसे पहले जैसे नहीं है, कम है। लेकिन फिर भी एक बात मैंने देखा, परिवेश लाल यादव जी, दिनेश लाल यादव जी या आम्रपाली जी हो, वो जो है वो लोग वो जो ग्रुप है ना, वो हमेशा मेरे पीछा करते हैं। मतलब गाना है, देर लग रहा है, कभी बोलेंगे कभी वेट करेंगे, बेचारे मैं परेशान कर देती हूँ, और फिर भी वो लोग वेट करते हैं। इसलिए उनके फिल्मों में बीच बीच में आपका मेरा गाना दिखेगा, बाकी लोगों का बहुत नहीं दिखे। आते सबसे हैं, मैं ही बहुत समय नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि एक जो ये इंडस्ट्री है ना अभी भोजपुरी का ही, लेकिन ये वाली इंडस्ट्री जो मेरी कोशिश है कि ये भी बन पड़े, जहाँ सीरियस म्यूज़िक की बात हो, तो उस पर भी समय देना पड़ता है। और एक आसाम में भी इंडस्ट्री है जहाँ वहाँ भी मैं गा रही हूँ, और बहुत समय नहीं दे पा रही हूँ, फिर भी वहाँ भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जन्मस्थान है मेरा। तो कुल मिला के अलग अलग जैसे खेमों में बट गई हूँ। रवि किशन के साथ जो है अलग ही जुगलबंदी आपकी नजर आती है मंचों पे। मैं गोरखपुर महोत्सव देख रहा था उस समय, वहाँ पे एक अलग ही माहौल जमा हुआ था। रवि जी तो मैं बोलती हूँ एक फकीर है, जस्ट मैं बहुत प्यार करती हूँ उनको, और दिल से इतने साफ है वो इंसान, और बहुत अच्छा इंसान है वो रवि जी। मतलब एक होता है ना कि आपका नाम हो गया, प्रसिद्धि हो गया, हर कोई किसी को मिला, लेकिन एक अंदर जो होता है ना बनावटीपन, और वो मुझ में भी शायद कभी नजर आ जाएंगे, लेकिन रवि किशन इज रवि किशन, और मैं बहुत ज़्यादा उनको मानती हूँ, प्यार करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, और बम बम है वो हमेशा, और हर हर महादेव बोल के जो नारा है उनका, और मैं जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा, सही बात है। और शैविक नाथ संप्रदाय से मैं भी बिलोंग करती हूँ, तो भोलेनाथ के प्रति जो है वो एक अंदर रमा हुआ सा कुछ है, तो वो कनेक्टिविटी है। गोरखपुर के बगल में ही देवरिया भी है, वहाँ पे भी कई बार आप गई हैं। देवरिया का कैसा आनंद रहा? आप देवरिया से हैं? देखा, मैंने पकड़ लिया। अच्छा, हमारा तो वो पूरा भोजपुरिया क्षेत्र है ना, पूर्वांचल के क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जो बोली है ना, ये भोजपुरी की जो बोली, हमरा के बहुत अच्छा तरह से बोले के नहीं खे आवेला, लेकिन हम हमेशा कोशिश करता नहीं, और हमरा के पता बा कि ए बोली में सबसे ज़्यादा मीठ बोली बा, और हम चाहता नहीं कि इस जिंदगी में भोजपुरी बोली के संविधान की 8वीं सूची में स्थान मिले के बाद भोजपुरी भाषा में तब्दील हो के जो माहौल बा, उस रंग में रंग के हम इस दुनिया से विदा लेम। हम चाहता नहीं कि भोजपुरी को भाषा की दर्जा प्राप्ति हो। बिल्कुल, काहे कि भोजपुरी में हम बा, हमनी के बात कर लेना, ई नहीं कि मैं नहीं आवेला। लेकिन आजकल के तो बहुत सारे आर्टिस्ट मैं करता नहीं, कर रहल बाटे लोग, या कर रहल बानी। हाँ, कर रहल बानी, लेकिन वो मैं ज्यादा दिन ना चली, बबुआ बबुनी लोग, मैं जो है लास्ट में जो हम पे आवे के पड़ी, मैं होके ही अर्थी में जावे के पड़ी, इस सत्यबाजी बन के। और तो गंगा स्नान देखी, और गंगा स्नान देख के बाद शेयर भी करी, और ये सत्य के समझी, हर दिन इस सत्य के महसूस करी कि हमार हो सकेला, ये हमार आज का दिन हमारा संगे बा, आज जी ले हो जाओ, कल के क्या पता बा। बिल्कुल, हाँ, तो ये सोच के जीवन को आगे निभावे के पड़ी। बिल्कुल। आपने 8वीं अनुसूची की बात की, आपके अच्छे मित्र हैं, ये लोग सांसद भी बने, निरहुआ जी हो या रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो, कभी आपने कहा नहीं, क्योंकि आप जोर देती हैं, आप कहती भी हैं कि ये लोग क्या किए, पहुंच गए अभी तक ये लोग जो है 8वीं अनुसूची में नहीं। सिर्फ बात एक्चुअली उनकी भी नहीं है, वो तो जिम्मेदारी है ही, हर कोई शायद कोशिश भी करता होगा, ऐसा नहीं, भोजपुरी को प्रति समर्पण हर एक का है। लेकिन उससे ज़्यादा तो मैं हैरान होती हूँ कि यूपी एंड बिहार की जो पॉलिटिक्स है, वो इंडिया के पॉलिटिक्स को हमेशा मतलब इम्पैक्ट करता है बहुत स्ट्रांगली, और उसके बावजूद इतने सालों में ये आप सभी लोग जो तमाम नेतागण रहे, सीनियर्स रहे, बुद्धिजीवी वगैरह, इतने सारे IAS IPS ऑफिसर्स हैं, किस बात के लिए IAS ऑफिसर बन गए? अगर आप अपनी भाषा को ही मर्यादा नहीं दिला पाए तो क्या फ़ायदा हुआ कि आप IAS ऑफिसर हैं? तो मैं तो ये देखूंगी
जैसे अभी सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, मैं अपने बच्चों को आईबी बोर्ड में पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ फिलहाल। तो आईबी बोर्ड में ये कहा जाता है कि प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ योर एजुकेशन। एक होता है परीक्षा रट लिया, लिख दिया और नंबर पा गए। एक होता है कि उस एजुकेशन का प्रैक्टिकल वास्तविक जीवन में क्या एप्लीकेशन है। सो आईपीएस, आईएएस या तमाम नेतागण की वास्तविक एप्लीकेशन भोजपुरी भाषा के प्रति कहाँ है? एक बिहारी 100 पे भारी, ऐसे बोलने से नहीं होगा ना, ऐसे बोलने से थोड़ा। बिहारी और नेताओं का आपने जिक्र किया, लालू प्रसाद यादव का कलाकारों के प्रति एक अलग ही भाव निकल कर नजर आता है। सही बात है, बहुत सम्मान करती हूँ मैं उनकी, और उनकी मतलब अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। और भिखारी ठाकुर जी के लिए खासकर उन्होंने जो भिखारी ठाकुर रचनावली पुस्तक जो सब संकलित करके एक करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो और मैं सुनी भी हूँ कि हम समाज के जो भिखारी ठाकुर नाटक मंडली के जो भी मतलब पिछड़े हुए जो लोग हैं उनको भी उन्होंने नौकरी दिया उनके काल में, और एक तबके प्रति वो हमेशा एक आवाज़ देने का काम किया। तो मैं जब बोलती हूँ भूपेन हजारिका जी ने दबे हुए कुचले को आवाज़ दिया, भिखारी ठाकुर जी ने भी प्रयास किया, तो उसमें लेकिन लालू जी का भी नाम लेना पड़ेगा। डिजिटलाइजेशन हुआ लेकिन आप थोड़ा थोड़ा सोशल मीडिया से कटी रहीं, क्यों? अपने देखिए, सोशल मीडिया को अगर मैं कुछ लाऊं आपके सामने, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट लेके आऊं, जस्ट बिकॉज आज मैंने ये ड्रेस पहना, देखिए मेरा रील है, वो हमसे ना होगा, वो मैं नहीं करना भी नहीं चाहती, क्योंकि मैंने जो बोला ये सत्य से मैं जो आपको बोली थोड़ी देर पहले उस अध्यात्म की बात, उसको मैं अंदर पाती भी हूँ। वो कोई दिखावा नहीं है कि सब कुछ, बहुत कुछ उम्र के साथ भी हो सकता है। मेरा एज भी अब अलग हो रहा है और कार्य करके समय का सदुपयोग करना है। तो बहुत ज़्यादा अगर बात हो तो मेरे कार्य की बात हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कभी कभी करती हूँ, फिर भी लोग जो बोलते हैं ना तब, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। होता है ना, हर एक का एक इंटरेस्ट होता है। मैं क्या देखती हूँ पता है, 1 घंटा समय जो मिलेगा, अभी जाऊँगी जब अच्छा से फ्रेश होके, मैं जब अपने मी टाइम जो है उसमें मैं क्या देखती हूँ ये सब देखती हूँ कि राजर्षि नंदी, आप देखते हैं कि नहीं, बियर बाइसेप्स, तंत्र साधना, 10 महाविद्या, और मुझे ये सब विषय में ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है और मैं वही सब देखती रहती हूँ। फिर साइंस और जो कहीं ना कहीं साइंस और अध्यात्म एक होते हुए पाती हूँ। जब अभी आपको जो असीमित है एक एकदम वो जो डायमेंशन है, ये 3rd डायमेंशन है। 4th डायमेंशन बोलते हैं कि टाइम है, समय है, टाइम इज ऑल्सो डायमेंशन। तो 5th डायमेंशन कैसा होगा, जहाँ पे आप लाइट बीइंग हो जाएंगे। मुझे ये सब विषयों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, इसलिए मैं फिल्म में भी कुछ नहीं देखती। अच्छा, अपने गाने भी नहीं सुन पाती हैं? नहीं सुन पाती नहीं, मैं सुनती नहीं, मैं सुनती ही नहीं, मैं कुछ नहीं सुनती, मेरे गाने में भी नहीं सुनती। हाँ, प्रोजेक्ट करना है, अगला मंच पे ये गाना गाना है तो अपना ही अगर गाना है तो उठा के लिख लिया, सुन लिया तो सुन लिया, क्या गाना है कि सुन लिया, मैं नहीं सुनती। किसी भोजपुरी सिंगर का कोई गाना आया कभी? कभी नहीं सुनती। मैं भोजपुरी आर्टिस्ट को मतलब ज़रूरत जब पड़े कुछ गाना है, जैसे अभी हाल ही में मैं रामायण कॉन्क्लेव में गई सीतामढ़ी, तो मुझे लगा कि शारदा जी को समर्पित कुछ गाना चाहिए, और उन्होंने विवाह गीत बहुत गाए ना, तो सावर सावर एक गाना था, तो मैं उनको बजा के फिर मैं सुनी और फिर मैं गाई। बाकी मेरी बचपन की बात अगर याद करना होगा तो मैं भोजपुरी कैसे सुन सकती हूँ, मैं तो असमिया सुनूंगी ना, मैं आसाम में पली बढ़ी, तो मैं आसाम की जो रोमांटिसिज्म है, जैसे भूपेन हजारिका, आप तो समझ नहीं पाएंगे। झिलमिलिया कुमल बाली ताहानीर काहिनी की अहुनाली बुकुते मिठा मिठा बेह धालिली बुकुते मिठा मिठा हुर धालिली। ये भूपेन हजारिका जी की एक फिल्म की कंपोजिशन है। तो मैं जब ये सुनती हूँ, अचानक मैं अपने बचपन के जो मैं पली बढ़ी, मेरे पिता, मेरे माँ, किन दोस्तों के साथ घूमी, मुझे तो असमिया गाना सुनूंगी तभी तो मैं उसमें पाऊंगी। भोजपुरिया समाज में तो मैं पली बढ़ी नहीं, तो भोजपुरी गीत सुनने का तो सवाल ही नहीं आता है ना। हिंदी गाना भी आपने गाया, तो उन गानों में क्या अलग रहा? क्योंकि तमाम आरोप प्रत्यारोप अपने जगह हैं, लेकिन हिंदी गाने जिस तरीके से अब नए नए दौर के आ रहे हैं, तो आपने कहा कि मैं कोई गाना नहीं सुनती, हिंदी गानों के प्रति रुचि रहती है या उधर भी नहीं? नहीं, रुचि की बात नहीं है।
जैसे अब अभी मैं करना चाहती हूँ, मैं नूरजहां जी की कुछ गीतों को गाना चाहती हूँ। तो अभी वो गाने के लिए सुनना पड़ेगा उनको सुनती हूँ, नुसरत फ़तेह अली खान साहब को मैं सुनती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं सुनती हूँ। जैसे एक है, मैं अभी उठाने के प्रयास कर रही हूँ, सरस्वती माँ के ऊपर मैं बहुत गाई नहीं, तो एक है जय जगदीश्वरी माता सरस्वती चरणानद अति पावन हारी धरनाद पति पावन हारी। वो शास्त्रीय गायन में भीमसेन जोशी द्वारा गाया हुआ, मैं शब्द गलत है मैं जानती हूँ। तो मुझे अभी ये गाना है आगे, और तो मुझे सुनना है उनको। मैं पंडित यशराज जी को सुनती हूँ, तो मैं शिवास्तकम जब गाती हूँ मंच पे, प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं प्रभुं प्राणनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजं भवद्भवननारा नरारारारा शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे प्रभुं प्राणनाथं। मंच में गाती हूँ, तो मुझे सुनना पड़ेगा उनको। तो मैं अभी क्रीम जो है उनको सुनना चाहती हूँ, जो A+ कैटेगरी के A मतलब आर्टिस्ट है। जब मैं उनको सुनूंगी तब तो मैं उनके पीछा करते हुए उस हद तक, उस स्तर तक पहुँच पाऊंगी। आप जो बोलेंगे कि मैं वहाँ नहीं, मैं उधर नहीं सुनना चाहूँगी। जो मास है वो बुरा नहीं है, हाँ। मैं ये डिफरेंशिएट नहीं कर रही हूँ, गलत नहीं समझे, लेकिन वो मास है। जैसे पिरामिड होता है ना, पिरामिड में नीचे ये चौड़ा बड़ा है, लंबा है, और जैसे पिरामिड ऊपर जाएगा वो होते होते शून्य तक एकदम एक पॉइंट रहेगा। तो यात्रा अगर उधर है तो भीड़ खत्म होती ही जाएगी आपकी, तो फिल्म देखना छूट जाएगा, सब छूटता जाएगा। यात्रा क्षितिज के समान होनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा साहित्य वाला हिंदी भी नहीं आता है, लेकिन क्षितिज समझ रही हूँ मैं। बियॉन्ड क्षितिज के उस पार क्या है, क्या भोलेनाथ है? तो उनसे बात करना चाहूँगी और उस ऊर्जा में रहना चाहूँगी। हमारे माँ कामाख्या को षोडशी रूप में कहा जाता है, कामरूपा है वो, और वहाँ अम्बुबासी में वहाँ माँ को मेंस्ट्रुएशन की बात होती है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे एक कल्चर है कि लड़कियाँ जब प्यूबर्टी क्रॉस करती है उसको सेलिब्रेट करते हैं, छोटी शादी की तरह। बाहर ये कल्चर नहीं दिखेगा। तो ये क्या ऑब्जर्व करने वाली बात नहीं है, अध्ययन करने वाली बात नहीं है कि आसाम क्षेत्र में सती मैया की जो योनि गिरा, तो वहाँ माँ कामरूप कामाख्या है, वहाँ अम्बुबासी के समय 3 दिन बंद रखा जाता है प्रांगण, और वहाँ की लड़कियों को, उस क्षेत्र की लड़कियों का तुलोनी बिया बोलते हैं। जब मेंस्ट्रुएशन पहली बार होती है उसको रीति रिवाज से पूजन करके सेलिब्रेट किया जाता है, सेलिब्रेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इस क्षेत्र में तो मुझे तो व्हिस्पर जो कंपनी है ना, उनको बंद करना चाहिए। मैं तो ये बोलूँगी, कभी बात नहीं होती, आज बात निकल, और तमाम तरह की जो फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट ये है वो सपोर्ट करेंगी मुझे। व्हिस्पर मतलब क्या है? है ना? क्यों मैं व्हिस्पर करूं? कि एक ऐसा प्राकृतिक जिसके वजह से मैं माँ बनती हूँ, जिस मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा तो आप माँ नहीं बन सकते हैं, और उसके चलते मैं व्हिस्पर करूं कि मैं चुप रहूं। ये ब्रांडिंग का जो नेम है ये गलत है। और उसी तरह से तुलसी, एक तुलसी खाया जाता है, गुटखा या क्या, तुलसी इतना पवित्र चीज है हमारे, गुटखा का नाम तुलसी रखा गया। तमाम लोग क्यों आवाज नहीं उठा रहे हैं इस पे? है कि नहीं? लॉजिक है कि नहीं? तुलसी को पूजा जाता है और गुटखा का नाम आप तुलसी ब्रांड रखे हैं। इन सब में भी बात हो, ये सब भी खंडित हो। तो मैं भी चिंतन करने वाली व्यक्तित्व हूँ और संगीत गाती हूँ। हाँ, मैं गणेश के पापा भी गाती हूँ। अब ये मत समझे कि गणेश के पापा गा रही हूँ और भिखारी ठाकुर गा रही हूँ तो फिर मुझे आप कहीं और कोने में रख दोगे, हेय दृष्टि से देखोगे। नो नो नो,
नाम बदलने की आपने बात की है, नाम बदलने के लिए विख्यात हैं योगी जी, मुलाकात हुई कभी? योगी जी से मुलाकात नहीं हुई। मैं उनको बहुत ज़्यादा, बहुत सब लोग मानते हैं, बहुत ज़्यादा मानती हूँ। और नाथ समाज के गुरु होने के नाते, महंत होने के नाते तो और ज़्यादा मेरा समर्पण है। पॉलिटिकली मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं पॉलिटिकली बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरा कि नाथ योगी समाज के वो एक मतलब महंत जी है और बहुत मिलना चाहूँगी। अभी अगर प्रयाग में जा रही हूँ उस समय अगर कुछ, वो तो बहुत ही बेस्ट रहेंगे, मुलाकात हो जाए। और मैं चाहूँगी, मैं जो गोरख जोगी बोल के प्रोजेक्ट कर रही हूँ एक, उस प्रोजेक्ट में अगर उनके हाथों द्वारा अगर ये उन्मोचन हो पाए, ये भी एक सपना है, तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल, पॉलिटिकल आपने शब्द का इस्तेमाल किया, हर भाषा में आपने गाया है, कभी किसी का फोन आया है कि राजनीति में एंट्री? मैं चुनाव लड़ी हूँ विधानसभा की आसाम में, हाँ वो तो पॉलिटिकली इंक्लाइनेशन मुझे रहा है, लेकिन उस चुनाव में लड़ने के बाद मुझे ये भी प्रैक्टिकली महसूस हुआ है कि संगीत छूटना नहीं चाहिए, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है। क्योंकि आप अगर गांव-गांव, कस्बा-कस्बा आपको जाना, उनका खबर लेना, आपके क्षेत्र की खबर होना, वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं समझती हूँ कि संगीत छूट जाएगा और मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहीं ना वो हैम्पर नहीं हो, तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं हूँ, इंटरेस्टेड नहीं हूँ। चलिए बिल्कुल, तो गंगा स्नान आप देखिए और लोगों के साथ खूब शेयर कीजिए, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ भी है आपके सामने और गंगा स्नान की जो प्रस्तुति है, जब उसके चित्रण को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कौन सा रंग है उसमें, मृतशैया से लेकर आपके जन्म विवरण तक, कैसे आखिरी समय आपका गुजरता है, क्या होता है, क्या भाव होता है, वो सारे नजर आएंगे। और मैं चाहूँगा कि इसका समापन जो है किसी संगीत के साथ हो। आपने गंगा स्नान की बात कही है और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ भी गाना में मेरे लिए उचित होगा। मैं तो चाहूँगी इस फिल्म के फिल्मांगन को दिखाते हुए इसका अंत करें, क्योंकि ऑलरेडी मैं गा चुकी हूँ और इसके बाद कुछ और गीत अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे कि फिल्म को थोड़ा बहुत और दिखाया जाए और इससे ही समापन है। और मेरी तरफ से भी ये अनुरोध है कि महाकुंभ की जो यात्रा सभी लोग कर रहे हैं, आपका यात्रा सफल हो, गंगा स्नान जरूर किया जाए। मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं गंगा स्नान कर पाऊँ और ये हमारे लिए एक आस्था है। जो तमाम लोग बोलते हैं ना कि स्नान का कोई महत्व नहीं है, ये भारतीय नहीं हो सकते मेरे हिसाब से। तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, गंगा स्नान को आशीर्वाद दीजिएगा। बिल्कुल, तो खूब गंगा स्नान कीजिए और गंगा स्नान देखिए भी, महाकुंभ का आनंद लीजिए और फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा और नई चर्चा के साथ, क्योंकि सौर ऊर्जा की बात होनी अभी बाकी है, तो नई ऊर्जा की बात भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।